गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल के क्लास में हम लोग ने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। बराबर। सबसे पहले मैंने तुम लोग को बताया था कि दो टाइप की ब्रीच होती है, एक होती है एक्चुअल ब्रीच और एक होती है एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब क्या? जब भी परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का टाइम आता है उसके पहले, बराबर, एंटीसिपेटरी मतलब क्या? एट द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसके पहले अगर एडवांस में दो तरीके से, या तो बाय कंडक्ट या तो बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट या एक्सप्रेस नोटिस, ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी। मतलब कहने से एंटीसिपेटरी इज एन एडवांस्ड ब्रीच, बराबर। एंड एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच मतलब जब भी परफॉर्म करने का था उसी टाइम पे अगर वो ब्रीच करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच। इज दिस क्लियर गाइस? सो देखो, ये रहा तुम्हारा ब्रीच का मतलब क्या होता है? फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। ब्रीच क्या होता है? फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। इसको क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें दो एक्चुअल और एक एंटीसिपेटरी। समझ में आया गाइस? अच्छा, एंटीसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या होता है कि प्रॉमिसी, पहली बात तो वो प्रॉमिसी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, एडिशन में उसके पास दो ऑप्शन होता है। सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंडेड मान सकता है एंड दूसरी पार्टी को डैमेज के लिए सू कर सकता है अगर वो वेट नहीं करना चाहता, ठीक है, परफॉर्मेंस तक। इन अदर केस अगर वो वेट कर रहा है, जैसे मुझे एक बात बताओ, 31 जैन को, ठीक है, हर्ष मुझे ऑडी देने वाला था। अब आज के दिन, आज क्या है, 9 जनवरी को मुझे बोल देता है कि सर मैं ऑडी नहीं दे पाऊंगा आपको। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूँ, आज के आज कॉन्ट्रैक्ट को रेसिड कर दूँ और हर्ष को डैमेजेस के लिए सू कर लूँ। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं वेट करता हूँ, चलो ना 31 को देखा जाएगा जो होगा तभी। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आज कॉन्ट्रैक्ट रेसिड नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो स्टिल भी ऑपरेटिव है टिल 31 जैन। अगर 31 जैन को हर्ष डिफॉल्ट करता है तो उस दिन वो ब्रीच माना जाएगा। समझ में आया गाइस? इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर हमने देखा एक्चुअल ब्रीच। तो एक्चुअल ब्रीच में भी दो केस होता है, एट द टाइम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? ये हो गए तुम्हारे दोनों टाइप्स ऑफ ब्रीच। अब देखो यहाँ पर रेमिडीज, क्या क्या रेमिडीज है? सबसे पहला रेमिडी है सूट फॉर डैमेजेस। सबसे पहला रेमिडी क्या है? सूट फॉर डैमेजेस। ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ डैमेजेस हैं। फिर क्या है? रेसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या है? रेसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद सूट फॉर इंजंक्शन एंड सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले जो कल अपन ने स्टार्ट किया था सूट फॉर डैमेज, कुछ भी लिखा नहीं है ना तुम लोग ने? यहाँ से इधर तक लिख दिया था ना तुम लोग ने, बराबर, एक्चुअल ब्रीच तक। ओके, अब देखो सूट फॉर डैमेज मतलब क्या होता है कि आज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, सुनो मुझे सुनो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जिस भी पार्टी का नुकसान होता है, ठीक है, जिस भी पार्टी मतलब क्या, जो पार्टी ब्रीच करती है वो नहीं, द अपोजिट पार्टी, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा और सत्यम का एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, कि मैं उसको मेरा आईफोन बेचूंगा और इन रिटर्न वो मुझे 50,000 रुपये देगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने उसको आईफोन दे दिया बट उसने मेरे को सिर्फ 40,000 दिया, चलेगा कि नहीं चलेगा? दिस इज अ ब्रीच। किसने ब्रीच किया? सत्यम ने किया। नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। तो अब डैमेजेस के लिए सू कौन करेगा? मैं सत्यम को सू करूंगा। समझ में आया? इज दिस क्लियर? सो द पार्टी हु सफर्स फ्रॉम सच अ ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव from the party who has broken the contract a compensation for any loss or damage caused to him by breach। समझ में आया क्या कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वक्त क्या होता है? जिस भी पार्टी को सफर करना पड़ता है दूसरी पार्टी के कारण, वो क्या करता है? कॉम्पेंसेशन क्लेम करता है। अब देखो, कॉम्पेंसेशन कैसा होना चाहिए? जो नेचुरली अराइज होता है इन द यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकते। साथ ही साथ जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था उतना ही कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। इज दिस क्लियर? जरूरत से ज्यादा कॉम्पेंसेशन हम नहीं मांग सकते। इज दिस क्लियर गाइस? अब देखो, डैमेजेस टोटल कितने टाइप्स के हैं हमारे पास? 6 टाइप के डैमेजेस है। सबसे पहला ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव डैमेज, नॉमिनल डैमेज, डिटोरिएशन कॉज बाय डिले एंड लास्ट है प्रीफिक्स डैमेज। इसमें से कल मैंने तुम लोग को क्या समझाया था? ऑर्डिनरी डैमेज समझाया था, बराबर। ऑर्डिनरी डैमेज मतलब क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, जो भी पार्टी इस ब्रीच के कारण सफर करती है
वो क्या ले सकती है, अपोजिट पार्टी से कोई भी टाइप का कॉम्पेंसेशन ले सकती है जो नेचुरली अराइज हुआ है इन द कोर्स ऑफ द थिंग्स। इज दिस क्लियर? बराबर। एंड ये जो ब्रीच का जो डैमेज है ना, ऑर्डिनरी डैमेज, ये दोनों ही पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में आने के वक्त से पता होना चाहिए। कल अपन ने पता ये केस लॉ देखा था, हैडली वर्सेस बैक्सेंडल। वहां पर क्या था कि जो प्लांटिफ है, ठीक है, मतलब सपोज यहाँ पर पी है, पी का जो एक फ्लोर मिल है उसका ये टूट गया था क्रैंकशाफ्ट, तो उसने डी को बोला था कि तू एक काम कर, इसको रिपेयर करवा क्या। अब नॉर्मली कितने दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, बट डी ने बहुत ज़्यादा डिले किया, उसकी वजह से और 5 दिन लग गए, मतलब टोटल उसका फ्लावर मिल 7 डेज के लिए बंद था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डी को ऑलरेडी बताया था पी ने कि तू जितने दिन डिले करेगा उतने दिन मेरा मिल बंद रहेगा, उतने दिन मेरा धंधा नहीं होगा? ऐसा सब मालूम था क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के वक्त? नहीं पता था, ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ, इन दिस केस पी कौन से डैमेजेस क्लेम कर सकता है डी से? सिर्फ एक ही, बराबर, जो डिले इन डिलीवरी ऑफ बस उसका ही। अब 7 दिन उसका फैक्ट्री या मिल बंद था, उससे जो उसका प्रॉफिट नहीं हुआ वो लॉस क्या वो क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी डैमेज यही चीज बोलता है कि अगर तुमको कोई भी डैमेज या कॉम्पेंसेशन क्लेम करना है तो वो एक्सप्रेसली तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? तो ये अपन ने कर किया था ऑर्डिनरी डैमेज। ओके, आगे जाते हैं। अच्छा इधर देखो, एक और एग्जाम्पल है। ए अग्रीज टू सेल टू बी बैग्स ऑफ राइस एज 5000 रुपीज पर बैग, मतलब एक बैग कितने का था? 5000। डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर 2 months, डिलीवरी का टाइम क्या है? 2 months। अब डेट ऑफ डिलीवरी के दिन प्राइस हो गया 5,500, बराबर। अब ए बोलता है कि भाई बी मैं तेरे को नहीं बेच सकता, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अब आज 2 महीने के बाद बी अगर ये सेम राइस कहीं और से लेने जाएगा तो क्या उसको 5,000 में मिलेगा या 5,500 में मिलेगा? तो एक्स्ट्रा उसका कितना गया? 500। तो 500 ही क्या बनता है? ऑर्डिनरी डैमेज। 500 क्या बनता है तुम्हारा? ऑर्डिनरी। इज दिस क्लियर? अच्छा सपोज ए ने चुपचाप इसको दे दिया होता तो क्या बी को एडिशनल कोई भी खर्चा लगता? नहीं लगता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इज स्पेशल डैमेज। ध्यान से सुनना, व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेशल डैमेज, मतलब वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, he will be liable not only for the damages arising naturally and directly from the breach but also for special damages। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ना देखो ए ने क्या किया है कि तुम लोग को पता है कई बार अपन कुछ कस्टमाइज्ड चीज़ें बनवाते हैं ना, कस्टमाइज्ड चीज़ें। जैसे सपोज मैंने कस्टमाइज्ड केक बनवाया, ठीक है। अब केक मैंने बनवाया ना कस्टमाइज, उसमें क्या हुआ कि पता है फोटो वाला केक आता है, मतलब जिसके ऊपर एक प्रॉपर अच्छा इमेज रहता है, उसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल सोहम की एक बेकरी थी, उधर मैंने बोला कि आप ये कस्टमाइज केक मेरे लिए बनाओ। अब सपोज सोहम बोलता है हाँ ठीक है सर ही है, पैसे दे देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सोहम ने क्या किया, पहले केक का बेस बनाया और फिर उसने किसी एक थर्ड पार्टी को दे दिया है वो उसके ऊपर मेरा फोटो लगाने के लिए, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, सपोज ऐसा होता है कि कल मतलब टुमारो आई वाज सपोज टू कलेक्ट द केक फ्रॉम सोहम एंड पे हिम द मनी, और मैं जाता ही नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, कहने से सोहम वो सेम केक किसी और कस्टमर को बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा ना। अरे एक नॉर्मल सादा केक रहता है तो चलो ठीक है, ये कस्टमर नहीं आया तो दूसरे किसी और को बेच देंगे। पहली बात तो केक बनाने का जितना भी खर्चा है वो उसका गया। दूसरा, उसने जो वो फोटो का ऊपर लगाने का था केक के ऊपर, वो प्रिंट या ऐसा कुछ, उसके लिए भी उसने एडिशनल खर्चा दिया। तो कहने से ये क्या हो जाएगा, स्पेशल डैमेज हो जाएगा। ये क्या होगा, स्पेशल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक केक नहीं था, एक साधारण केक था, उसके ऊपर उसने लिख दिया था प्रोफेसर दर्शन, तो अब वो क्या करेगा, ऊपर का लेयर हटा के दूसरा लेयर लगा देगा, तो उसका डैमेज कम हुआ ना। बट यहाँ पर तो क्या एक स्पेशली केक मेरे लिए ही बनाया था और उसमें मैंने क्या किया, ब्रीच कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो, ए डिलीवर्ड अ मशीन टू बी अ कॉमन कैरियर टू बी कन्वे टू एज मिल विदाउट डिले। क्लियरली क्या बोला था कि ये मिल में पहुंचा देना। ए ऑल्सो इन्फॉर्म बी दैट हिज मिल वॉज स्टॉप्ड फॉर वॉन्ट ऑफ द मशीन। अब देखो ये वही केस लॉ है, ठीक है, ये वाला जो केस लॉ है ना अपना, हैडली वर्सेस बैक्सेंडल,
ये सेम केस लॉ का इन्होंने क्या किया, आगे एग्जाम्पल बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर ना बी क्लियरली मतलब ए बोल रहा है कि जब तक तू मेरा मशीन डिलीवर नहीं करेगा तब तक मेरा मिल बंद रहेगा। अब बी ने क्या कर लिया, अनरीजनेबली मतलब क्या, जानबूझ के उसने क्या कर दिया, मशीन का डिलीवरी डिले कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि ए को एक जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना गवर्नमेंट से वो भी चला गया, बराबर। तो यहाँ पर ए सिर्फ और सिर्फ बी से अपना डिले का कॉम्पेंसेशन नहीं लेगा, जो प्रॉफिट उसका गया ना, कॉन्ट्रैक्ट जो गया गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी वो यहाँ से क्या करेगा, वसूल करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो वो जो अपना केस लॉ है उसमें क्या बोला था कि वो सिर्फ डीले का कॉम्पेंसेशन ले सकता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का नहीं ले सकता। बट बिकॉज यहाँ पर बी ने मतलब बी को ऑलरेडी पता था ना कि अगर मैं मशीन डिलीवरी लेट करूंगा, डिले करूंगा, तो इसका एक और नुकसान होएगा, और फिर भी उसने किया। मतलब ये क्या होता है, स्पेशल डैमेज, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल डैमेज। अंडरस्टूड गाइस? इज दिस क्लियर? चलो अब नेक्स्ट इज विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव मतलब क्या, देखना ध्यान से, यहाँ पर भी एक मस्त केस लॉ है। यहाँ पर क्या बोला है, दीज डैमेजेस में बी अवॉर्डेड ओनली इन 2 केसेस। 2 ही केस में ये डैमेज का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। सबसे पहले फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग। तो देखो विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी मैरिजेस कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लगते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्ष की शादी हो रही थी, सपोज हर्षिता से, ओके, और हर्ष के पापा ने पूरी तैयारी कर दी थी, पूरा कोआ आया था उसकी शादी में, और हर्षिता ने लास्ट मोमेंट में बोल दिया कि नहीं मुझे तेरे साथ शादी नहीं करनी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हर्ष की फीलिंग्स को हर्ट हुआ। इन सच केस ही कैन क्लेम विंडिक्टिव डैमेजेस। व्हाट काइंड ऑफ डैमेजेस, विंडिक्टिव। अंडरस्टूड? तो ये कहाँ पर लगता है, पहली बात तो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी में लगता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा पैसा या वो सब नहीं गया, तुम्हारी फीलिंग्स को भी हर्ट हुआ, ठीक है, हर्ष की फीलिंग्स को भी हर्ट हुआ। इज दिस क्लियर? इसलिए ये कौन से होते हैं, विंडिक्टिव डैमेज। दूसरा क्या बोला है, रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर ऑफ हिज कस्टमर्स चेक। गलत तरीके से, सपोज मेरे बैंक में पैसा ही कम है, अकाउंट में पैसा ही कम है, 5,000 रुपये, और मैं 50,000 का चेक इशू करता हूँ, तो बैंकर तो चेक डिसऑनर ही करेगा ना। बट मेरे बैंक में सफिशिएंट बैलेंस है ना, मैंने कोई बैंक के चार्जेस आउटस्टैंडिंग रखे, कुछ भी नहीं, सब क्लियर है, फिर भी बैंक ने क्या कर दिया, मेरा चेक डिसऑनर कर दिया। तो डिसऑनर किया तो मेरी रेपुटेशन गई, बराबर के नहीं? तो इन दैट केस ऑल्सो आई कैन क्लेम विंडिक्टिव डैमेजेस या एग्जेम्पलरी डैमेजेस, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तुम लोग इसको याद कैसे रखोगे। विंडिक्टिव डैमेजेस 2 केसेस में होते हैं, एक तो जहां पर इज्जत गई, बराबर, और जहां पर तुमको दुख हुआ, बराबर, फीलिंग्स हर्ट हो गई, बराबर, दिल टूट गया और इज्जत गई। एक्चुअली दोनों एक साथ ही होता है, ठीक है, बट फिर भी बता रहा हूँ। अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पर जो केस लॉ है ना, गिबन्स वर्सेस वेस्टमिंस्टर बैंक, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि अ बिजनेसमैन हुज क्रेडिट हैड सफर्ड will get exemplary damages even if he has sustained no pecuniary loss, but a non-trader cannot get heavy damages in the like circumstances unless the damages are alleged and proved as special damages। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर कभी किसी की रेपुटेशन गई बैंकर की गलती की वजह से, या तो फिर किसी की फीलिंग्स हर्ट हो गई मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच तोड़ने के वजह से, ठीक है, मतलब ब्रीच क्या, प्रॉमिस तोड़ने के वजह से, इन सच केसेस उसको डैमेज का कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। बट सपोज अगर कोई नॉन ट्रेडर है, ठीक है, मतलब जो बिजनेस नहीं कर रहा है, और उसको अगर ये हैवी सर्कमस्टेंसेस वाले डैमेजेस होते हैं, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्पेशल डैमेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बराबर। अब ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी तो किसी भी केस में हो सकता है, बट ये जो है ना रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर ऑफ कस्टमर्स चेक, ये यहाँ पर किसके केस में बोला है, अगर कोई व्यापारी है, कोई ट्रेडर है, उसी के केस में आएगा। आर यू गेटिंग? यस, जिसका करंट अकाउंट होता है उसके केस में। अंडरस्टूड गाइस? ओके, तो विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस समझा। इसको कैसे याद रखोगे, जहाँ दिल टूटता है और जहाँ इज्जत जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट इज नॉमिनल डैमेज। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल डैमेज? नॉमिनल मतलब छोटे मोटे, मतलब नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल डैमेज। देखो nominal damages are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage।
मतलब बहुत बहुत तो कितना नुकसान हुआ है, 1 रुपया, 10 पैसा, 50 रुपया, मतलब 50 रुपया फिर भी बड़ा होता है, बट एकदम वेरी लेस पेनी अमाउंट का नुकसान होना उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल डैमेज। इज दिस क्लियर? अमाउंट में बी अ रुपी और इवन अ 10 पैसे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या बोला है, डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले। डिटीरियोरेशन मतलब क्या होता है, देखना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ना एक फर्नीचर का शोरूम है, ठीक है, यू नो ना, देयर इज अ स्टोर कॉल्ड आइकिया। अब जैसे मेरा एक ना फर्नीचर का शोरूम है, वहाँ पर कैसा होता है कि सोहम ना एक मस्त बड़ा सा क्वीन साइज बेड बुक करवा के गया था, ठीक है, बोला इसको मैं ना मेरे नए घर में लगाऊंगा। अब वो बुक करवा कर गया, उसने थोड़ा बहुत टोकन अमाउंट दिया, फिर वो गायब ही हो गया, बराबर। अब वो गायब हो गया, मैं उसको कितने बार कॉल करने को ट्राई कर रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम ट्राइंग। अब उसमें क्या हुआ, आई वेटेड फॉर हिम ऑलमोस्ट 3 months, ही डिड नॉट टर्न अप। एंड देन वन फाइन डे इज कमिंग टू द स्टोर, तब देखते हैं कि वो जो बेड है ना उसका थोड़ा जो कंडीशन है, बिकॉज बारिश की वजह से वो लकड़ा फूक गया था, कुछ भी अगर चीज़ हुई थी, तो सोहम बोलता है नहीं अब मुझे ये वाला बेड नहीं लेना। इन दैट केस मुझे एक बात बताओ, अगर सोहम पहले ही इसकी डिलीवरी ले लेता, बराबर, तो कहना है से हमें मतलब ऐसा अभी डिफेक्टिव पीस हम किसको बेचेंगे ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बिकॉज ही डिड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरा जो बेड का क्वालिटी था अब वो सेकेंड हैंड हो गया, या तो फिर वो खराब होगी क्वालिटी। अब अगर सपोज मुझे उसको बेचना है तो मुझे उसके ऊपर कुछ मरम्मत करनी पड़ेगी, कुछ पॉलिशिंग वगैरह कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिटीरियोरेशन शुड बी कॉज बाय डिले। डिटीरियोरेशन क्यों होता है, बिकॉज डिले किया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में क्या किया, डिले किया। डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैरियर इवन विदाउट नोटिस। अब देखो कई बार कैसा होता है, शोरूम से निकल जाता है सामान, बट जहाँ पर डिलीवर करना था उधर पहुँचते पहुँचते लेट हो गया, या तो फिर क्या हो गया, सपोज रास्ते में खराब हो गया या कुछ भी हुआ, ठीक है। सो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेट मतलब खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? So the word deterioration not only implies physical damage to the goods, but it may also mean loss of special opportunity for sale. सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। अपॉर्चुनिटी फॉर सेल मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कैसा होता है कि हम किसी को बोलते हैं कि ये आप टी शर्ट या जीन्स मतलब कीप इट फॉर हॉल्ट। अब देखो जैसे अभी शादी की सीज़न होती है, तो मैंने क्या किया था, मुझे एक शेरवानी बहुत पसंद आई थी, तो मैंने वो स्टोर वाले को बोला था आप 2 दिन तक मेरे लिए इसको होल्ड करके रखो। अब 2 दिन से ज़्यादा अगर वो लोग होल्ड करना चाहते तो कहना ही से उनका एक अपॉर्चुनिटी फॉर सेल चला जाता। अब ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ मुझे ही पूरे स्टोर में से वो शेरवानी पसंद है, और भी जितने भी लोग थे कई लोगों को वो सेम पर्टिकुलर गुड पसंद आएगा। सो मुझे एक बात बताओ, अगर डीले होता है तो सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं होता, शायद एक सेलर का एक प्रोस्पेक्टिव बायर चला जाए। प्रोस्पेक्टिव बायर मतलब क्या, फ्यूचर का जो बायर बनने वाला है या कस्टमर चला जा सकता है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो डीले मतलब सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं होता, इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल गया तो वो भी इसी के अंदर कवर्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग ने देखा ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज मतलब ऐसे डैमेज जो नॉर्मल कोर्स में होते हैं, जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नॉर्मली जो डैमेजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डैमेज। एंड साथ ही साथ ये डैमेजेस पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है, ये समझ में आया। स्पेशल डैमेज मतलब क्या, कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में अगर कोई भी डैमेज होता है जो नेचुरली एंड डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, अदर देन दैट कोई भी अगर डैमेज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल डैमेज। फिर विंडिक्टिव मतलब क्या, वहाँ पर या तो मतलब दिल टूटता है या तो इज्जत जाती है, ठीक है। नॉमिनल डैमेज मतलब एकदम छोटा मोटा अमाउंट का डैमेज, 10 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, इतना छोटा। फिर क्या बोला है, डैमेजेस बाय फॉर डिटीरियोरेशन कॉज बाय डिले, मतलब बिकॉज तुमने परफॉर्मेंस करने में डिले किया या डिलीवरी करने में डिले किया, तो अगर गुड्स को फिजिकल डैमेज हो गया या तो फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल गया। 2 शब्द याद रखना है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल डैमेज और दूसरा क्या बोला है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। अगर ये दोनों जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन कॉज बाय डिले। इसका कंडीशन ही क्या है, डिले होना चाहिए, अगर डिले नहीं है तो ये डैमेज नहीं है। एंड लास्ट क्या बोलता है, प्रीफिक्स डैमेज। प्रीफिक्स डैमेज मतलब क्या, देखना ध्यान से, जब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो
और क्लियरली बोल दिया कि अगर कोई भी पार्टी इसको ब्रीच करेगा तो उनको इतने तो डैमेज देने ही पड़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक्स प्रॉमिस्ड वाई अ प्रीस्ट टू पे 10,000 एज चैरिटी, बराबर। एक्स ने क्या किया, प्रॉमिस किया वाई को कि मैं 10,000 रुपया चैरिटी का दूंगा। द प्रीस्ट ऑन एक्स प्रॉमिस इनकर्ड सर्टन लायबिलिटीज टुवर्ड्स रिपेयरिंग ऑफ द टेम्पल। अब देखो वाई जो प्रीस्ट है उसने एक्स के भरोसे पे क्या किया, मंदिर का या मतलब जो भी टेम्पल है उसका उसने मरम्मत वगैरह सब कराना स्टार्ट कर दिया। अब उसमें कितना उसका खर्चा हो गया, 7,500, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स वादा ही ना करता तो क्या प्रीस्ट वो सारा खर्चा करवाने वाला था? नहीं करवाने वाला था। अब सपोज अगर एक्स बोलता है कि नहीं नहीं मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, तो वाई प्रीस्ट उसके पास से कितना पैसा वसूल करवा सकता है? 7,500। इसको क्या बोलते हैं? प्री फिक्स डैमेज। क्या बोलते हैं? सो देखो यहाँ पर क्या बोला है, sometimes parties to a contract stipulate at the time of its formation that on breach of contract by any of them a certain amount will be payable as a damage. It may amount to either liquidated damage also. Is this clear? या तो कई बार इसको पेनल्टी भी बोलते हैं। जैसे देखो ना, तुम एडवांस में टिकट बुक करवा के रख दो, ठीक है, IRCTC पे, कहीं जाना हो ना जाना हो, पता है इसीलिए आजकल वो लोग ने 120 डेज के पहले 60 डेज कर दिया। क्यों? लोग क्या करते थे, होर्डिंग ऑफ टिकट्स करते थे, बराबर। अब क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको गोवा जाना है हर्ष को, तो उसने गोवा की टिकट पहले से ही बुक करवा दी, फिर लास्ट मिनट वो सोचता है कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा। अब ऐसे तो कितने सारे लोग रहते हैं जो लोग कैंसिल करवाते हैं टिकट्स। अब उन लोगों की वजह से बाकी के लोगों को सफ़र करना पड़ता है। इसलिए देखो रेलवे क्या करता है, एक फिक्स्ड अमाउंट, तुमने अगर एडवांस में टिकट बुक करवाए, अब तुम कैंसिल कर रहे हो, तुम्हारा 300 रुपया काट डालोगे, उसको क्या बोलते हैं? प्री फिक्स डैमेजेस। उसको क्या बोलते हैं? इज दिस क्लियर? वो एक तरह से पेनल्टी होता है, पेनल्टी फॉर कैंसिलेशन ऑफ टिकट। समझ में आया तुम लोग को? सो टोटल कितने टाइप के डैमेजेस है ये तुम लोग ने देख लिया, टोटल 6 टाइप्स। चलो फटाफट स्टार्ट राइटिंग। इधर तो एक केस लॉ भी लिखना पड़ेगा तुम लोग को। हेडिंग दे दो, सूट फॉर डैमेज। जितना जितना मैं हाईलाइट करा उतना लिखते जाओ फटाफट। मुझे एक बात बताना, इनडायरेक्ट कोई भी टाइप का इनडायरेक्ट लॉस होगा उसके लिए कोई भी डैमेज क्लेम कर सकते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना भी तो होना चाहिए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो यहाँ पर लिखा है नो कॉम्पेंसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस, ये भी पॉइंट लिखना।
गया ये वाला चार्ट क्यों बना रहे सीधा सीधा हेडिंग तो ये केस लॉ लिखना पड़ेगा
ये हो गया। ऑर्डिनरी डैमेजेस हो गया। केस लॉ लिखा, तुम लोग को समझ में आया ना केस लॉ। अभी लिखो स्पेशल डैमेज। एग्जाम्पल्स मत लिखना, सिर्फ केस वाला ही लिखो। प्रोविजन स्पेशल डैमेज लिखा है तुम लोगों ने, क्या लिख रहे हो? ओके, उसके बाद आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ।
स्पेशल डैमेज हो गया. अभी हेडिंग दो विंडिक्टिव डैमेज, उसमें जो मैं बोलता हूँ वैसे लिखो. हेडिंग देना विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस. विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस लिखो. दीज डैमेजेस may be awarded in only 2 cases. These damages may be awarded only in 2 cases. Next line पे लिखो point number 1. Breach of promise to marry. Breach of promise to marry. Next line पे लिखना point number 2. Wrongful dishonor. Wrongful dishonor of customer's check by a banker. Wrongful dishonor of customer's check by a banker. और उधर ब्रैकेट में ये केस लॉ लिख देना, गिबन्स वर्सेस वेस्टमिंस्टर बैंक. उसके बाद 4th पॉइंट ये पूरा लिखो, नॉमिनल डैमेजेस एज इट इज.
लिखो पॉइंट नंबर 5 लिखो, डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन कॉज बाय डिले। डैश करके लिखना। Damages can be recovered from the carrier even without notice. कितना लिखा? उसके बाद लिखो फुल स्टॉप, डिटीरियोरेशन not only implies physical damage but also loss of special opportunity for sale. But also special opportunity for sale. ठीक है, 6 पॉइंट लिखो, प्रीफिक्स डैमेज। प्रीफिक्स्ड डैमेज अब देखो यहां पर क्या लिखोगे, समटाइम्स पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन दैट ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी ऑफ देम अ सर्टेन अमाउंट विल बी पेबल एज डैमेज। इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स डैमेज। इट में अमाउंट टू आइदर लिक्विडेटेड डैमेज और अ पेनल्टी। जल्दी खत्म करो, फिर तो आएगा ही नहीं वापस। कम इंटर तो आ जाऊंगा, अगर गाँव में पढ़ाई नहीं करूँगा तो आ जाऊंगा। मेरा भी वही, गाँव में चला जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं। तुम क्या करते हो? मेरा फुटबॉल खेलते हैं, उधर वो लोग पढ़ाई नहीं करते, वो लोग पढ़ाई नहीं करते, नहीं जाते खेती बाड़ी करते, खेती बाड़ी कुछ नहीं करते। ज़्यादातर हम लोग बीच के बच्चे कुछ नहीं, मतलब वही अपना स्कूल चल रहा था, तो घर पे ही नहीं रहता, इससे करते हैं घर पे तो नहीं रहता, तो ऑफिस के साइड पे शॉप पे
चलो ये हो गया, इसके साथ हमारे सूट फॉर डैमेजेस वाला खत्म होता है। अभी देखो नेक्स्ट क्या बोला है, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो हम लोग ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनाते हैं तभी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अगर पार्टीज डिसाइड कर लेते हैं कि अगर किसी ने भी ब्रीच किया तो ये डैमेजेस या ये पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला है, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर हैंड मतलब एडवांस में वो लोग डिसाइड करते हैं अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन पेबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बराबर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कैसे वो डैमेज को मेजर किया जाए, कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, ये मेजर कैसे करेंगे। सो यहां पर बोला है, अब एज पर इंग्लिश लॉ द सम सो फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट में बी इंटरप्रिटेड इधर एज लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जितना पहले से लिख के रखा है 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 जो भी रहेगा वो क्या होता है तुम्हारा लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। ये है एज पर इंग्लिश लॉ। ये क्या है एज पर इंग्लिश लॉ। इज दिस क्लियर। अब देखो क्या बोला, इफ द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट represents a genuine pre-estimate by the parties of the loss which would be caused by a future breach of the contract, it is liquidated damage। मतलब क्या, अगर कोई भी genuine pre-estimated है, मतलब पहले से ही पता है कि भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो मुझे इतने का नुकसान होगा, उसको क्या बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। उसको क्या बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। इज दिस क्लियर। अब यहाँ पर क्या बोला, इट इज एन असेसमेंट ऑफ द अमाउंट विच इज इन द ओपिनियन ऑफ द पार्टीज विच विल कॉम्पेंसेट फॉर द ब्रीच। Such a clause is effective when the amount is recoverable, but where the sum in the contract is unreasonable। कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे BMW डिलीवर नहीं किया, मैं बोलता हूँ तुझे मुझे 1 करोड़ का पेनल्टी देना पड़ेगा, ये तो कुछ भी हो गया ना, मतलब अनरीजनेबल, कोई भी डैमेज है, कोई भी पेनल्टी। एंड इज यूज टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये क्या सोचेगा भाई कि इससे अच्छा तो मैं क्या करूँ, ये मतलब सर को गाड़ी दे दूँ, बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं पेनल्टी। इन शॉर्ट में एक बात बताओ, क्या अगर प्री फिक्स्ड है या प्री एस्टिमेटेड है या जेन्यून है, क्या है जेन्यून, उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है, जो अनरीजनेबल है, जो क्या है अनरीजनेबल है और जबरदस्ती सामने वाली पार्टी सोचता है नहीं इससे अच्छा तो मैं क्या कर दूं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही कर दूं, उसको बोलते हैं पेनल्टी। इसको क्या बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ने अगर हेलमेट नहीं पहना और पांडू ने तुमको पकड़ा तो वो तुमसे क्या लेता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस लेता है या पेनल्टी लेता है। अब इसलिए तुम क्या सोचोगे, अरे यार 500 रुपया देने से बेटर है हेलमेट पहन लो। सही बात है कि नहीं। इज दिस क्लियर। सो पेनल्टी मतलब क्या होता है कि जहां पर सम इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनरीजनेबल, कुछ भी अंधाधुंधी पेनल्टी है, ठीक है, उससे अच्छा तुम क्या सोचोगे कि नहीं ये पेनल्टी बनने से बेटर क्या है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दूं, मतलब मैं ब्रीच ना करूं। तो जब भी ब्रीच को रोकने के लिए कुछ भी डैमेज या रहता है उसको क्या बोलते हैं पेनल्टी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन। अब ये था एज पर इंग्लिश लॉ, ये क्या था एज पर। अब इंडियन लॉ में तो कोई फर्क ही नहीं है, लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी दोनों सेम टू सेम है। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो सपोज कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि अगर ब्रीच हुआ तो 500 रुपया का डैमेज या पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलते हैं कि कोर्ट 500 रुपये से ज्यादा कभी अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में प्री फिक्स्ड है ना, तो तुम इससे ज्यादा मांग ही नहीं सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस। इज दिस क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा और हर्ष का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें लिखा था कि अगर कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो उसको कितने का पेनल्टी देना पड़ेगा, 500 रुपया। अब सपोज मैं हर्ष से मांगता हूँ 5,000 रुपया, चलेगा क्या। नहीं, इंडियन कोर्ट क्या बोलता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में कितना क्लियरली लिखा है 500 लिखा है ना, उससे ज्यादा आप नहीं मांग सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सी क्या बोला है, द कोर्ट इन इंडिया अवॉर्ड ओनली अ रीजनेबल कॉम्पेंसेशन not exceeding the sum so mentioned in the contract. Understood guys।
A decree is to be passed only for a reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties. Okay? अब इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सुनना, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है. Where any person gives any bond to the central or state government for performance of any public duty. बराबर, जैसे जो लोग बिजनेस करते हैं उनको जीएसटी फॉर्म भरना पड़ता है, जीएसटी R1, 2, 3 ऐसे सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं. फिर तुम लोग जो पूरे साल इनकम कमाते हो उसका तुम्हें इनकम टैक्स भरना पड़ता है. अब ये क्या है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विद द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या कोई भी अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया विद द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, एंड साथ ही साथ अगर उसमें पब्लिक भी इंटरेस्टेड है, तो उसमें अगर ब्रीच होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ही शैल बी लायबल टू पे द होल सम मेंशन्ड देयरिन. एग्जांपल देखो, A contracts with B that if A practices as a surgeon in Kolkata, he will pay B rupees 50,000. बराबर, एज अ पेनल्टी. अब ए ने क्या किया, कोलकाता में प्रैक्टिस कर दिया, तो अब बी को कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा. क्या उससे ज़्यादा मिलेगा, नहीं. ए बोरोस 10,000 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ 20,000 पेबल आफ्टर 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,000. मुझे एक बात बताओ कि अगर इसने एक भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट किया तो कहना इसे पूरा का पूरा उसको पैसा देना पड़ेगा 20,000, एंड दिस इज नोन एज पेनल्टी. दिस इज नोन एज पेनल्टी. एक और एग्जांपल है, ए अंडरटेक्स टू रिपे बीज लोन, सॉरी ए अंडरटेक टू रिपे बी अ लोन ऑफ 10,000 बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट. मतलब हर महीने कितना होना चाहिए, 2,000 होना चाहिए. अगर सपोज उसने एक भी डिफॉल्ट किया तो क्या होएगा, उसको पूरा का पूरा 10,000 देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो यहाँ पर अपन देख रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, क्लियरली क्या बोला है, पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज दोनों का एक ही मीनिंग है. मतलब दोनों कब पे करने होते हैं, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है. क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच. ये तुम लोग का ध्यान है क्या, लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी कब पे करना पड़ता है, सीधे भाई जब कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हो तुम, ब्रीच करते हो. इज दिस क्लियर? अब क्लियरली हमें पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी. तो उन लोग ने यहाँ पर बोला है कि द सम पेबल इज सो लार्ज एज टू बी फेयर इन एक्सेस ऑफ प्रोबेबल डैमेज. बराबर, जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा लार्ज सम पेबल है. मतलब एक तरह से देखने तो अनरीजनेबल, उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टी. उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टी. इज दिस क्लियर? सो पेनल्टी का अमाउंट हमेशा कैसा होता है, इट इज लार्ज. पेनल्टी का अमाउंट इज ऑलवेज लार्ज. अंडरस्टूड? फिर जहां पर क्या बोला है, वेयर अ सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन अ सर्टेन डेट एंड अ फर्दर सम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड. अब मुझे एक बात बताओ, जो सर्टेन डेट पे है क्लियरली उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्टेन डेट पे जो है उसको तो लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं. बट अगर डिफॉल्ट किया तो एडिशनल देना पड़ेगा पैसा, तो जो बाद वाला है उसको बोलते हैं पेनल्टी. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? तीसरा क्या बोला है, वेयर द एक्सप्रेशन यूज बाय द पार्टीज इज नॉट फाइनल. अब देखो उन्होंने क्लियरली कुछ बताया ही नहीं है दोनों पार्टीज ने कि किसने भी ब्रीच किया तो क्या पेनल्टी देना पड़ेगा. सो यहाँ पर कोर्ट को ढूंढना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो सम फिक्स्ड है इज इन ट्रूथ अ पेनल्टी और अ लिक्विडेटेड डैमेज. मतलब क्या, जहाँ पर कुछ श्योरिटी नहीं है. देखो दो जगह पर श्योरिटी है. पहला क्या बोला है, जहाँ पर सम इज वेरी लार्ज उसको बोलते हैं पेनल्टी. जहाँ पर सर्टेन डेट पे बोला है इतना पेबल होगा, और बाद में डिफॉल्ट के वजह से अगर कुछ देना पड़ रहा है, डिफॉल्ट मतलब क्या, ब्रीच. डिफॉल्ट मतलब क्या, ब्रीच. उसको भी क्या बोलते हैं, पेनल्टी. जहां पर कुछ क्लियर ही नहीं है कि भाई ये पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेज है, तो यहाँ पर कोर्ट ढूंढ के बताएगा कि भैया ये पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेज. अंडरस्टूड? बट हमेशा याद रखना, अगर जो भी अमाउंट है वो एक्स्ट्रा वेगेंट है या एग्जॉर्बिडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो वापस से उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टी बोलते हैं. समझ में आया? एंड लास्ट क्या बोला है, एसेंस ऑफ अ पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ टेरोरम ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी. बराबर. द एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज. सिंपल बात बताओ क्या, इधर एक ही जगह पर उन लोग ने क्या बोला था, लिक्विडेटेड डैमेज, और वो क्या होता है, जेन्युइन प्री एस्टिमेट. और जो पेनल्टी होती है ना, वो क्या होता है, सामने वाली पार्टी से डरने की वजह से या डराने की वजह से, या तो फिर अगर बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टी बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टी. अंडरस्टूड गाइस?
इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? ओके, चलो हेडिंग दे दो तुम्हारे नोटबुक में, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज. सेक्शन नंबर 74, मैं जैसे डिक्टेट कर रहा हूँ वैसे लिखना. सेक्शन नंबर 74. सेक्शन नंबर 74 लिखा, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस. लिखना पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश लॉ मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन liquidated damages and penalty. English law makes distinction between liquidated damages and penalty, comma, whereas Indian law does not make any distinction between the two. अब लिक्विडेटेड डैमेज, नेक्स्ट टाइम पे हेडिंग दो, लिक्विडेटेड डैमेज और डैश करके लिखना. If the sum fixed in the contract represents a genuine pre-estimate, by the parties of the loss, which would be caused by a future breach of the contract,
इट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिखा। अभी नेक्स्ट लाइन पे लिखो पेनल्टी। वेयर द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, where the sum fixed in the contract is unreasonable, where the sum fixed in the contract is unreasonable, and is used to force the other party, and is used to force the other party and is used to force the other party to perform the contract, to perform the contract, it is penalty, it is penalty। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज पर इंडियन लॉ, एज पर इंडियन लॉ if the parties have fixed, if the parties have fixed what the damages will be, what the damages will be, comma, the courts will never allow more, the courts will never allow more, comma, but they may allow less, but they may allow less। बराबर, full stop। hence there is nothing such as penalty, hence there is nothing such as penalty। समझ में आया? इंडियन लॉ में कैसा होता है पता है? किसी को ज्यादा लूटने नहीं देते पेनल्टी के नाम पे। देखो क्या लिखा है तुम लोग ने, एज पर इंडियन लॉ इफ द पार्टीज हैव फिक्स व्हाट द डैमेजेस विल बी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त अगर उनको पता चल गया कि इतना डैमेजेस होगा तो कोई भी अनरीजनेबल तरीके से एक पार्टी दूसरी पार्टी को लूट नहीं सकती, क्योंकि कोर्ट वो लिमिट से ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट दूसरी पार्टी के ऊपर दया खा के उसको थोड़ा कम बोलते ना, रहम करो, बराबर, ऐसा कर देता है। सपोज अगर पेनल्टी है, मतलब डैमेज है 5 लाख का, तो कोर्ट शायद 5 लाख का 4,50,000 कर दे, बट वो 5.5 लाख नहीं होने देगा, फिर वो पेनल्टी हो जाता है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट ये लिखो, अब उसके बाद लिखो एक्सेप्शन, ये पूरा पॉइंट लिखो एक्सेप्शन।
हो गया। अब देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। ठीक है, इसके तुमको ये चारों के टोटल 5 पॉइंट है। 5वां पॉइंट मैं तुम लोग को बताता हूँ, ऑलरेडी मैंने बताया है कि इंग्लिश लॉ में जो है ना, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया? सिर्फ 5 के 5 पॉइंट तुम लोग को लिखने पड़ेंगे, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क का, सारे पॉइंट्स लिखने।
डन विद दिस। ये 5th पॉइंट लिखा तुम लोगों ने? 5th पॉइंट बाकी है ना? पता था मुझे। चलो डन विद दिस। हो गया ना? एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं।